50 लोगों के लिए परफॉर्म करने में मजा आता है। कविता जैसी चीज वो 5000 और 500 में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को देख पा रहे होते हैं। तो एक मेरी कविता है माँ पे, जब वो कविता आती है मैंने 60-70 साल के लोगों को रोते हुए देखा है उस कविता पे। मैं भागकर स्कूल से आती, बैग फेंकती और हक से पूछती आज खाने में क्या बना है, और तुम स्टील की प्लेट पर चम्मच और कटोरी लिए घर के खाने को ऐसे सजाती जैसे कोई पूजा का थाल, और मैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना खाने की तारीफ किए टीवी का रिमोट हाथ में लिए खाना खा लेती, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों का अटपटा सा जवाब देती। आज स्कूल में क्या किया? कुछ नहीं। होमवर्क में क्या मिला? कुछ नहीं। डिनर में क्या खाओगी? कुछ नहीं। और तुम कुछ नहीं कहकर माँ मेरी उन सब ज़रूरतों का ख्याल रखती जिनके बारे में मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं में माँ तुम इतना सब कुछ कैसे कर जाती थी? आज जब मेरे पास सब कुछ है, आज जब मेरे पास सब कुछ है, तो यही सोचती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई भी तो नहीं पूछेगा मुझसे सब कुछ के बारे में। सो थैंक यू माँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने घर लौटने की बात की, माँ घर लौटना होता है, माँ घर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ अपने आप में घर है। बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया। कविताओं ने आपको घर वापस लाया, बिल्कुल देश वापस लाया। कितनी प्यारी बात कही आपने, खुद एक कविता की तरह आप बात कर रही हैं। पर ये बात सही है, कविताएं मुझे वापस घर लेकर आई हैं, और कविताओं ने ही फिर से मुझे जड़ें दी हैं वापस, अपने देश में, अपनी भाषा में, अपने पहनावे में, अपने रहन सहन में। तो जो प्रिया कहीं खो गई थी ऑस्ट्रेलिया जाकर, मैं कहती हूँ उसे भाषा ने, कला ने और देश ने मुझे वापस जोड़ा है चीज़ों के साथ। और देखिए आज। तो इस शो की शुरुआत कैसे हुई, और शो में सबसे ज़्यादा किस कविता की फरमाइश होती है? पहले तो आपको शो देखने आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं 2017 में अपने हस्बैंड से मिली थी लिफ्ट में। हाँ। और वो हमेशा मुझसे पूछा करते थे तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो। तो मैंने एक दिन एक कविता लिखी कि मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। उसके बाद मैंने इस कविता का दूसरा पार्ट लिखा जिसका नाम है इश्क है, और वहीं से फिर मेरे शो का नाम आया इश्क है। मेरी जो सबसे पॉपुलर कविता है वो मैंने 2019 में लिखी थी, और उसका नाम है मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। अब वो कविता अपडेट होके 2026 में आ गई है, तो आपको चंद लाइनें उसकी सुना देती हूँ। आईफोन 17 प्रो मैक्स के ज़माने में नोकिया 3610 ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के ज़माने में सिर्फ वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफ़ी के ज़माने में मैं अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के ज़माने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज के ज़माने में कहानियाँ सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2026 में 1999 ढूंढ रही हूँ। क्या बात है। अगर आप हिंदी कविताएं पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो प्रिया मलिक जी की कविताएं आपने ज़रूर देखी सुनी होंगी। तो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिली सीरीज़ में आज की हमारी मेहमान हैं अभिनेत्री और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर प्रिया मलिक जी। प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। प्रिया जी, साहित्य पर तो बात हम करने ही वाले हैं, लेकिन पहले मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है आपके शो के बारे में। इश्क है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है और विदेशों तक पहुंच चुका है अब। तो इस शो की शुरुआत कैसे हुई, और शो में सबसे ज़्यादा किस कविता की फरमाइश होती है? पहले तो आपको शो देखने आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगली बार मुंबई में अगर शो करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी शो पे। तो ये बहुत प्यारा शो है। शो की शुरुआत में हम घर के बारे में बात करते हैं और अंत भी घर पे ही होता है, और शुरुआत भी इस शो की घर पे ही हुई थी। मैं घर पे बैठी हुई थी और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि यार मैम हर कोई अपना शो कर रहा है, आप शो क्यों नहीं कर रहे? और मुझे रियलाइज़ हुआ लोगों ने एक एक दो दो कविताएं लिख के अपने शो डाल दिए हैं, और मैं 10 साल से कविताएं लिख रही हूँ। 2017 से मेरी पोएम्स वायरल हो रखी हैं, और मैंने कभी शो क्यों नहीं डाला अपना। तो मैंने कहा शायद मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है। उसके बाद एक साहित्य आज तक में हमने परफॉर्मेंस के लिए गई थी मैं, तो वहाँ मैंने जब परफॉर्म किया मैंने देखा मैं तो 1-1.5 घंटा परफॉर्म करके आई हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ घर आकर कि मटेरियल तो है,
बस इसको बिठाना है अच्छे से और अपना शो बनाना है। एंड आई थिंक हर शो, जैसे हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, आई थिंक हर शो भी अपनी किस्मत लेकर आता है। तो ये शो हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हमने पैन इंडिया परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, हर जगह इस शो को लेकर गए हैं। अभी यूएस टूर की हमारी बात चल रही है, तो ये शो घर से बाहर तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छा लगता है जब हिंदी वाले इतनी कामयाबी पाते हैं, तो क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदी वालों, जैसे कि हर जगह होता है कि जब पैसे की बात है तो हिंदी वालों को पीछे खींच लिया जाता है। तो अच्छा लगता है आप जैसे राइटर्स को देखकर कि हिंदी इतनी पसंद की जा रही है और बिल्कुल अंग्रेजी को टक्कर दे रही है। हाँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैं हमेशा अंग्रेज़ी ही बोलती थी, वेस्टर्नाइज्ड टीनेजर थी। स्कूल में भी कभी हिंदी में बोलते हुए पकड़े जाते थे तो 2 रुपए का फ़ाइन लगता था हमारे कॉन्वेंट स्कूल में। तो ऐसे माहौल में जब आप पले बड़े हों देहरादून में, वेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड, तो मुझे लगता था यार इंग्लिश इज़ सो कूल। लेकिन मुझे हिंदी में हमेशा से रुचि थी। लेकिन जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, मेरा जो पहला पीस वायरल गया था वो अंग्रेज़ी का पीस था। जिस दिन कमला जी मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, मेरे करियर की भी काया पलट हुई है। बिकॉज मैं उन लोगों तक पहुंच पाई जिन लोगों तक मैं अंग्रेज़ी से शायद कभी नहीं पहुंच सकती थी। तो जहाँ हिंदी की बात होती है वहाँ हिंदी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है जो अंग्रेज़ी कभी भी नहीं कर सकती थी। तो अब लगता है कि कितना टाइम वेस्ट किया अंग्रेज़ी पर। बल्कि आजकल मैं लिखती सिर्फ हिंदी में ही हूँ। बहुत ही रेयरली कभी मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, लेकिन हिंदी मेरा पहला प्यार है। तो ये प्यार कब शुरू हुआ हिंदी से, किस उम्र में? हमेशा से हिंदी लिटरेचर पसंद थी और स्कूल इंग्लिश मीडियम था, काफ़ी इंग्लिश एटमॉस्फेयर में मैं रहती थी, तो इंग्लिश को ज़्यादा पुश किया जाता था। लेकिन मेरी हिंदी की टीचर्स हमेशा से बहुत अच्छी रही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़की अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी बोलती ही है, लेकिन हिंदी में भी इसकी रुचि है। और एलोक्यूशंस होती थी स्कूल में, तो जाकर स्टेज पर बड़े बड़े राइटर्स की, निराला की और हरिवंश राय बच्चन की कविताएं जाकर मैं सुनाने लगी और प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ने लगी। तो वहाँ से जाके वो लिटरेचर से मुझे लैंग्वेज की तरफ जुड़ाव हुआ। तो इट वाज ऑल हिंदी लिटरेचर। फिर मैंने 12th के बाद भी इंग्लिश ऑनर्स में ही पढ़ाई की, लेकिन सब्सिडियरी सब्जेक्ट हिंदी रखा अपना। तो मतलब अगर आप पूछें कि मैंने कब तक हिंदी पढ़ी है, मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ी है। क्लास 12th में भी हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई, हिंदी से बिल्कुल ही रिश्ता टूट गया। वहाँ सब अंग्रेज़ी बोलते, मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई कर रही थी, अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी एक स्कूल में, मेरे हस्बैंड हिंदी बोलते ही नहीं थे, तो सब कुछ मेरे आसपास बिल्कुल इंग्लिश वाला था। तो मैं घर आती और मैं बॉलीवुड के लता मंगेशकर या आशा भोसले जी के गाने लगाती पुराने, और जब वो गाने बज रहे होते तब मैं वहाँ तो अपना सारा काम करना पड़ता है, तो बर्तन भी धो रही होती, किचन का काउंटर साफ़ कर रही होती और खाना भी बना रही होती, और वो घर आते और वो कहते अरे तुमने तो घर को बॉलीवुड बनाया हुआ है। बट ऑल आई वाज ट्राइंग टू डू इसकी मैं हिंदी से वापस अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं वापस जाना चाहती थी उस प्रिया को जो हिंदी एंजॉय करती थी, बिकॉज वो रिश्ता कब टूट गया था मुझे खुद नहीं पता चला था। तो वो रिश्ता जोड़ना मेरे लिए एक बहुत कॉन्शियस चीज़ रही है। आज भी जब मैं अपने आप को अंग्रेज़ी में एकदम से बोलते हुए पाती हूँ, मैं अपने आप को रोक लेती हूँ और मैं उस बात को हिंदी में बोलती हूँ, बिकॉज हिंदी ने जितना मुझे वापस दिया है उतना मैं इंग्लिश को अपना नेचुरल वो मानती ही नहीं हूँ। जो अगर आप कविताएं सबसे अच्छी मेरी पूछेंगी तो मैं आपको सारी अपनी हिंदी कविताएं बता सकती हूँ। अपने आप को अभिव्यक्त हम जो हिंदी में जितने अच्छे से कर पाते हैं, जितनी खूबसूरती से कर पाते हैं। मैं खैर हिंदुस्तानी में लिखती हूँ तो थोड़ी हिंदी थोड़ी उर्दू, दोनों चीज़ें, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी आती है मेरी ज़ुबान में, क्योंकि इंग्लिश में भी इतना बैकग्राउंड रहा है। लेकिन जो मज़ा हिंदी में आता है वो और किसी भाषा में नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में लिखा कुछ, मतलब जब उस टाइम कुछ वक्त मिला या लिखने की कोशिश की? जी, मैं कुछ हुआ? 10 साल थी ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी लंबा समय होता है और मैं 12 साल की उम्र से लिख रही हूँ। तो बिना लिखे तो ज़िंदगी मेरी जाती ही नहीं है, ज़ाहिर नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया पोइट्री स्लैम में भाग लिया था। और वहीं से एक्चुअली मेरी स्पोकन वर्ड की जो स्टेज पे कविताओं वाली जर्नी है वो ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुई। तो वो हिंदी में सुनाते थे? नहीं, अंग्रेज़ी में, या बिकॉज इट वॉज ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम, तो वहाँ पे तो इंग्लिश ही अलाउड थी। लेकिन मैंने अमृता प्रीतम जी की वो कविता, गुलजार साहब ने उनकी कविता रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली थी, मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। वहाँ से मेरा जो जुड़ाव हुआ हिंदी कविताओं से वापस, और मेरे लिए वो कविता वो बन गई कि मैं तुम्हें, यानी कि मैं इंडिया को फिर मिलूंगी।
उस कविता को एक दिन देर रात सुनते हुए मैंने ये भी सोचा था कि यार मुझे इंडिया वापस चला जाना चाहिए, बिकॉज वो कविता खुद इतनी इंटेंस थी कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे किस तरह मुझे नहीं पता। तो कविताओं ने आपको घर वापस लाया, बिल्कुल, देश वापस लाया। कितनी प्यारी बात कही आपने, खुद एक कविता की तरह आप बात कर रही हैं। पर ये बात सही है, कविताएं मुझे वापस घर लेकर आई हैं, और कविताओं ने ही फिर से मुझे जड़ें दी हैं वापस, अपने देश में, अपनी भाषा में, अपने पहनावे में, अपने रहन सहन में। तो जो प्रिया कहीं खो गई थी ऑस्ट्रेलिया जाकर, मैं कहती हूँ उसे भाषा ने, कला ने और देश ने मुझे वापस जोड़ा है चीज़ों के साथ। और देखिए आज क्या नाम कमा लिया है। I mean, तो 12 साल की वो बच्ची जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी जी, क्या लिखा था हिंदी में, कुछ याद है या? पहली बार दिल टूटा था जब मैं 7th क्लास में थी। मैंने बहुत जल्दी प्रेम की शुरुआत कर दी थी। मैं 7th A में थी, वो लड़का 7th B में था। वो जो होता है ना कम उम्र वाला प्यार, असेंबली की लाइन में एक दूसरे को देख लिया, आंखें चार हुई, वैसा वाला प्यार था। कुछ तो बहुत ही खराब लिखा था। याद नहीं अब क्या लिखा था, लेकिन पहली कविता तभी लिखी थी जब वो भी इश्क था। वो भी इश्क था, बल्कि मैं कहती हूँ वो सबसे प्यारा इश्क होता है आपका, जो आपको पहली बार हो, चाहे 12 की उम्र में हो, 22 की उम्र में हो, वो अलग बात है, लेकिन जो पहला होता है प्यार, वो सबसे प्यारा प्यार होता है, सबसे मासूम। जी 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 जी, क्योंकि कुछ समझ नहीं होती ना, और प्यार चीज़ ही ऐसी है जिसमें नासमझी एक अच्छी बात है। तो वो उस उम्र में बहुत 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 नासमझ होते हैं हम। घर में माहौल था हिंदी का, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बोलने वाले, कैसा माहौल था घर में? तो मेरे डैड पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मेरी दादी, मेरे डैड सब लोग पंजाबी ही ज़्यादा बोला करते थे। लेकिन मेरी मॉम है तो पंजाबी, लेकिन उनकी पूरी जो पैदाइश और जो रही हैं वो सब यूपी में रही हैं। तो मेरी मॉम की हिंदी बहुत अच्छी है। मेरे नाना जी भी हिंदी में लिखा करते थे, तो मम्मी हिंदी की नॉवेल्स पढ़ा करती थी घर पे, और घर पे मैगजीन्स भी आती थी, सरिता, याद है आपको सरिता, गृह शोभा, ये सब। तो मम्मी पढ़ती थी हमेशा कोई मैगजीन या कोई नॉवल, तो मैं चुपके से बैठ के उनके साथ थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ती थी, जो अलाउड होता था हमें पढ़ना। हाँ, तब स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और फिर ऑफ कोर्स हिंदी लिटरेचर स्कूल में, मैं ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो हिंदी लिटरेचर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, ICSE में भी जितना इंग्लिश है उतना ही हिंदी पे भी जोर दिया जाता है। बस ये है कि इंग्लिश को ज़्यादा कूल मानते थे हमारे ज़माने में, जो आई थिंक आज भी है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज़ को थोड़ा तोड़ूँ। लाइक अपने बेटे के साथ मैं हिंदी में ज़्यादा बात करती हूँ। अभी वो 2 साल का है, उससे कुछ पूछो कैसा है, तो बोलता है गुड, तो मैं आजकल उसे सिखा रही हूँ अच्छा है। तो आजकल वो बोलता है अच्छा है, तो धीरे धीरे वो सीख रहा है। ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। वो एक माइंडसेट है लोगों का कि मतलब बच्चों को बाकी कुछ आए ना आए, अंग्रेजी आ जानी चाहिए, तो वहाँ पर फिर वो हिंदी के लिए जगह कम बच जाती है। जो आई थिंक अब थोड़ा बहुत लोग समझ रहे हैं, इस बात को तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो तो, और हम भी बचपन में हमारे को भी इंग्लिश 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 बहुत ज़्यादा बोला जाता था। तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के साथ मैं थोड़ा बोलूँ, बेटा हिंदी हिंदी हिंदी। और देखिए आगे क्या होता है। तो इश्क है शो में सबसे ज़्यादा फरमाइश किस कविता की होती है? जो मैंने पहला सवाल किया था, क्योंकि कविताओं के बिना तो कुछ गुजारा नहीं। वापस आए हैं हम, हाँ, वापस घर। तो मेरी जो सबसे पॉपुलर कविता है वो मैंने 2019 में लिखी थी, और उसका नाम है मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। अब वो कविता अपडेट होके 2026 में आ गई है, तो आपको चंद लाइनें उसकी सुना देती हूँ। iPhone 17 Pro Max के ज़माने में Nokia 3610 ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के ज़माने में सिर्फ वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफ़ी के ज़माने में मैं अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के ज़माने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़माने में कहानियाँ सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2026 में 1999 ढूंढ रही हूँ। क्या बात है। इसीलिए कविता इतनी वायरल है, क्योंकि हर कोई जुड़ता है और हर कोई अपने का घर लौटता है कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जी, क्योंकि सबसे मुश्किल है सरल होना, है ना। और हर कोई, हम लोग चाहे देश में कहीं भी घूम ले, विदेश में कहीं भी घूम ले, जो घर आके दाल चावल में मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। ये आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया है। तो आई थिंक इवेंचुअली इस पोएम ने मुझे यही सिखाया है कि हर कोई वही चाहता है, सरल सहज चीज़ें। बस हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। वापस घर आना और घर लेकर आना लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ख़ासकर आप जैसे लोग
ग्लोबली भी उतने ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को जी और अपनी भाषा में भी वो साहित्य के लिए काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूथ कनेक्ट करता है। जी जी और हमारा रचनाकार से मिलिए सीरीज करने का उद्देश्य ही यही है कि जी हम चाहते हैं कि युवा हिंदी से जुड़ें जी और आप जैसे लोग उन्हें जोड़ रहे हैं और जी बड़ी मात्रा में जोड़ रहे हैं। जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो किस तरह की आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं शो के दौरान, शो के बाद, और जैसे कि सोशल मीडिया के लैंग्वेज में डीएम कितने आते हैं, किस तरह के आते हैं? शो के दौरान आपको महसूस होता है कि आप इस शो के जो इमोशंस हैं जी उनको होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो जब आप कोई ऐसी कविता सुना रहे हैं जो बहुत संजीदा किस्म की कविता है तो लोगों की आंखों में आंसू दिखते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े इंटीमेट शो करूँ। मतलब मज़ा आता है 5,000 लोगों के लिए परफॉर्म करने में, लेकिन जो 50 लोगों के लिए परफॉर्म करने में मज़ा आता है, कविता जैसी चीज़, वो 5,000 और 500 में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को देख पा रहे होते हैं। तो एक मेरी कविता है माँ पे, जब वो कविता आती है मैंने 60-70 साल के लोगों को रोते हुए देखा है उस कविता पे। आप सोचिए। अच्छा वो भी सुना दो आपको? आप शो पे फिर आके क्या सुनेंगी? चलिए मैं सुनाती हूँ। तो थोड़ा इसमें संदर्भ देना पड़ेगा मुझे आपको। तो मैं और मेरी बहन, हम 2 बहनें हैं, मैं छोटी वो बड़ी, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत। मेरी बहन हमेशा से आदर्श बालिका रही थी, स्कूल से घर आती थी, मम्मी को सब कुछ बताती थी। मैं थोड़ी, जो हमारे छोटे शहरों में कहते हैं, चंचल प्रवृत्ति की बच्ची थी। लोग आके मम्मी को बोलते थे आपकी छोटी बेटी बहुत चंचल है। तो मैं वो वाली बच्ची थी। तो मैं स्कूल से आती थी और मम्मी को कुछ नहीं बताती थी। तो हमेशा ये एक सेंटेंस बन गया था मेरे घर में कि प्रिया से कुछ भी पूछो वो आपको जवाब देगी, कुछ नहीं। तो इस कविता का नाम कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले जब मेरी मम्मी आईसीयू में थी, उस रात जब मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी कि वो कब मैं जाकर उनसे मिल पाऊंगी, उस रात मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रिश्ता कुछ नहीं वाला नहीं है, ये सब कुछ वाला रिश्ता है। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कितने साल मैंने ज़ाया कर दिए जिसमें मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको कविता सुनाती हूँ। मैं भागकर स्कूल से आती, बैग फेंकती और हक से पूछती, आज खाने में क्या बना है? और तुम स्टील की प्लेट पर चम्मच और कटोरी लिए घर के खाने को ऐसे सजाती जैसे कोई पूजा का थाल। और मैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना खाने की तारीफ किए, टीवी का रिमोट हाथ में लिए खाना खा लेती, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों का अटपटा सा जवाब देती। आज स्कूल में क्या किया? कुछ नहीं। होमवर्क में क्या मिला? कुछ नहीं। डिनर में क्या खाओगी? कुछ नहीं। और तुम कुछ नहीं कहकर माँ मेरी उन सब ज़रूरतों का ख्याल रखती जिनके बारे में मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं में माँ तुम इतना सब कुछ कैसे कर जाती थी? आज जब मेरे पास सब कुछ है, आज जब मेरे पास सब कुछ है, तो यही सोचती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई भी तो नहीं पूछेगा मुझसे सब कुछ के बारे में। सो थैंक यू माँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने घर लौटने की बात की, जी, माँ घर लौटना होता है, माँ घर बिल्कुल, होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। माँ अपने आप में घर है। या बहुत प्यारी कविता, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारी। बहुत शुक्रिया। तो इस कविता से काफ़ी लोग जुड़े हैं, और ये एक दिन कुछ साल पहले मदर्स डे पर जब ये वाक़या हुआ था, मम्मी के आईसीयू वाला, मम्मी को पैनक्रेटाइटिस का अटैक आया था, और बहुत सीरियस अटैक था। हमें उम्मीद नहीं थी कि शी विल गेट आउट ऑफ इट। शी डिड, इवेंचुअली शी डिड। तो उसके कुछ समय बाद ही मदर्स डे था, और मैं ऐसे ही अपने घर में बैठी हुई थी, और आप कभी इंस्टाग्राम पे नीचे जाके देखेंगी तो एक कविता का आप वीडियो देखेंगी, कोई हेयर नहीं, कोई मेकअप नहीं, मैं बस सो के उठी, यूँ कैमरा रखा, किताब में लिखी, अपनी डायरी में एक कविता, और बस सुना दी। ये इस कविता का जन्म था, क्योंकि जब कविताएं एक बहुत ही ऑनेस्ट प्लेस से आती हैं, तब आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता कि ये वायरल होगी या नहीं, ये ऑडियंस को पसंद आएगी या नहीं। आप कविता किसी और को रिझाने के लिए नहीं लिख रहे होते, आप खुद के लिए लिख रहे होते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी सीख रही है। भले ही मैं इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, मुझे पसंद भी है ये सब करना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए वापस घर लौटना अपनी कविताओं के लिए, कि मैंने शुरू क्यों किया था लिखना और सुनाना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी कहा कि सरल होना, तो जो होना। कविता सरल होगी हाँ, और दिल से लिखी जाएगी वो दिल तक पहुँचेगी। दिल तक पहुँचेगी। हाँ, और बहुत मुश्किल भाषा में लिखना ज़रूरी नहीं है, बहुत मुश्किल थॉट्स को सिंपली एक्सप्रेस करना वो ज़रूरी है। जी।
तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में रही और आप वहाँ पर लिख रही थी, तो फिर इंडिया आना कैसे हुआ? आप शायद बिग ब्रदर में आपने जी, मैं पार्टिसिपेट बिग किया ब्रदर था में थी। और जी, बिग जी। बॉस, तो जी, वो जी, जर्नी जी, क्या जी, थी? जी। काफ़ी वियर्ड जर्नी थी। क्या थी, मैं खुद अब देख के कहती हूँ क्या थी ये जर्नी? लेकिन पता चलता है कि 20s में इंसान अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो वही थी। तो बिग ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड्स ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, जी। और जब वो मुझसे मिले तो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक किसी इंडियन ने ये शो किया नहीं था। तो वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे प्रोड्यूसर्स कि यार ये लड़की थोड़ी अतरंगी है, इसको डाल देते हैं शो पे। हाँ। और वहाँ का शो बिग बॉस से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ का शो इज़ एन एक्चुअल सोशल एक्सपेरिमेंट। बिग ब्रदर की जो एंटिटी है, जब शुरुआत हुई थी, वो सपोज टू बी एक एक सामाजिक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाता था कि हम अलग अलग तरीके के लोगों को लेकर आएंगे, साथ में रखेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। तो जैसे मैं टीचर थी उसमें, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी अ टीचर। मैं इंग्लिश पढ़ाती थी ऑस्ट्रेलिया में क्लास 11th और 12th को। एक डेंटिस्ट आए थे, एक रेडियो जॉकी आए थे, एक नर्स आई थी। तो ऐसे 10 अलग अलग लोगों को उन्होंने साथ में रखा था। तो ऐसे शुरुआत हुई थी बिग ब्रदर की। और वहाँ से फिर बिग बॉस की टीम ने देखा कि इंडियन लड़की तो बहुत कुछ कर रही है ऑस्ट्रेलिया जाके, तो इसे ले आते हैं इंडिया। और मैं कब से सोच ही रही थी इंडिया आने की, तो मेरे लिए इट वाज जस्ट अ वे टू कम बैक इन अ वे, या। तो जैसे आपने कहा कि बहुत फ़र्क होता है बिग ब्रदर और बिग बॉस में, जी। क्या फ़र्क दिखा आपको? ड्रामा कम होता है बिग ब्रदर में। बिग ब्रदर में जैसा कि मैंने आपको बताया, आम जिंदगी के लोग आते हैं, राइट। सेलिब्रिटी बिग ब्रदर इज़ डिफरेंट, नॉर्मल बिग ब्रदर इज़ डिफरेंट। इंडिया में हर चीज़ एक टीवी सोप बन जाती है, और यहाँ इंडिया में सेलिब्रिटीज़ का बिग बॉस हुआ करता था। जब मैं आई थी तभी भी इट वाज अ सेलिब्रिटी सीजन ओनली। एंड एक बहू बन जाती है घर की, एक सास बन जाती है, एक किचन में लड़ाई हो रही होती है, एक लवर्स बन जाते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे एंड ऑफ द डे सास बहू का ड्रामा बन ही जाती है। Even a reality show works like that. In Australia, that wasn't the case. In Australia, आपको आपकी नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे कि जब लोगों को ऐसे रखा जाए और उन्हें अलग अलग सिचुएशंस दी जाए तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बट आई एंजॉयड बोथ शोज। तो आपके लिए सर्वाइव करना आसान था? मैं बहुत रेजिलिएंट इंसान हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ एज अ पर्सनालिटी। तो मेरे लिए किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आया करता था उस समय, मैं काफ़ी गुस्सैल थी उस समय। तो वो आप देखेंगी कि वो फ़र्क है अभी की प्रिया में और उस प्रिया में। लेकिन जो मेरी पहली स्पोकन वर्ड कविता थी, वो भी गुस्से वाली कविता थी। क्या थी? तो इट वाज एन इंग्लिश पोएम कॉल्ड व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी। जब मेरे प्रेमी ने मुझे कहा कि अब वो मुझसे प्रेम नहीं करते, ये उसका टाइटल था। और फिर बाद में उसकी वो सारे जो उसके मन में चीज़ें चल रही हैं, जैसे उसको उसने सुना है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो पूरी कविता उस बारे में थी। बहुत स्ट्रॉन्ग कविता है वो। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने अपने गुस्से को भी एक क्रिएटिव एनर्जी दी, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। तो ये गुस्सा और फिर इश्क है, तो कैसे प्रिया पिघली और अब वो गुस्सा कैसे पिघलाया आपने? गुस्सा मुझे अभी भी आता है, लेकिन इतना नहीं आता और छोटी छोटी बातों पे नहीं आता। अब बहुत ही कम गुस्सा आता है। कोई वाजिब बात हो तो ही मैं गुस्सा करूँगी, अदरवाइज नहीं। आई थिंक उस समय मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही जिसे कहा जाए मुश्किल दौर में थी। मेरी जो पहले की शादी थी मेरे हस्बैंड से, मैं खुश नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी। मैं इंडिया वापस आना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करियर वाइज मैं क्या करूं। मुझे टीचिंग अच्छी तो लगती थी, लेकिन लगता था कि मैं 100% कमिटेड नहीं हूँ। एंड टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप 100% कमिटेड नहीं, आप मत करिए। क्योंकि आपसे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। और मैं क्लास 11th 12th को इंग्लिश पढ़ाती थी, एक ऑल गर्ल्स कैथलिक स्कूल में। एंड बहुत प्यारी बच्चियां थी जिनको मैं पढ़ाती थी, और मुझे उन्हें पढ़ाते पढ़ाते भी लगता था कि यार कहीं मैं डिसऑनेस्टी तो नहीं कर रही हूँ इनके साथ, क्या मैं इनको अपना सब कुछ दे पा रही हूँ। एंड आई वाज अ वेरी गुड टीचर, माय स्टूडेंट्स लव्ड मी, आई एंजॉयड इट, बट मुझे लगता था कि आई एम नॉट मेंट टू बी देयर। और मुझे जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है, चाहे स्पेशली अपने 20s में मैंने ये बात देखी है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो नौकरी हो, मुझे समझ में आया कि वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने आप से सवाल पूछने शुरू किए कि मुझे क्या चाहिए, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और उसके जवाब जो मुझे मिले तो वो काफ़ी मुश्किल जवाब थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें करनी है, अच्छा इंडिया वापस जाना है, अच्छा शादी से निकलना है। मेरी बहुत कम उम्र में मैंने शादी की थी, लव मैरिज, आई वाज 20 एंड लव मैरिज, ऐसा भी नहीं कि अरेंज्ड मैरिज। तो अपने से ये बातचीत करना कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपना पूरा करियर चेंज करना है। टीचिंग में डिग्री तो कर ली है, लेकिन अब टीचिंग करते हुए मज़ा नहीं आता।
तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ता है, कोई और आके आपको ये चीज़ आपके लिए हल नहीं कर सकता। तो वो फेज़ था। तो उस फेज़ में आप गुस्सा क्या है? गुस्सा वो दुख है जो प्रकट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही गुस्सा और कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के सबसे गुस्सैल लोगों से मिलेंगे, वो सबसे दुखी लोग हैं। उन्होंने किसी न किसी बात को अपने मन में, अपने दिल में दबाए हुए रखा है सालों साल, और इतने साल दबाए रखा है कि अब वो गुस्सा बन गया। अब उन्हें और कोई इमोशन आता ही नहीं है। अब वो दुखी भी नहीं हो पाते। जहाँ दुखी होना तो वहाँ भी गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे साथ वो फेज़ था। तो जैसे जैसे लाइफ बदलती गई, अपनी लाइफ मैंने खुद बदली है, खुद संवारी है, खुद सजाई है, और जैसे जैसे मैं लाइफ में खुश होती गई, वो गुस्सा अपने आप ही कहीं पीछे पीछे जाता गया। तो ऐसा नहीं है कि आज भी गुस्सा नहीं आता, महीने दर महीने में शायद एक बार आ जाए, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं आता, फालतू का गुस्सा नहीं आता। किसी और पे फालतू पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला गुस्सा नहीं आता। बिग बॉस और बिग ब्रदर के टाइम पे वो गुस्सा था जो ठीक नहीं है, जो मैं खुद कहती हूँ। तब आप उस दौर में थी जहाँ आप अपने आप को चेंज करना चाह रही थी। हाँ, मैं और करना चाह रही थी, घर लेकिन लौटना समझ था। नहीं थी, समझ बहुत कम थी। समझ जब आपको नहीं हो, जब आप खुद को नहीं पहचानते हो, तो आप दूसरों से कैसे मिल पाएंगे। तो वो दौर था ज़िंदगी का। नाउ आई एम एट अ वेरी डिफरेंट प्लेस इन माई लाइफ। मैं भी बहुत खुश हूँ अंदर से। आई एम अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड इंडिविजुअल। आई एम इन अ वेरी लविंग मैरिज। मेरा बेटा हुआ है, अभी करियर का पीक चल रहा है पिछले कुछ सालों से। कविताएं सुनाना मेरा पेशा बन गया है। तो लाइफ हैज़ बिन वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी है ऊपर वाले की और समाज की, जो मुझे सुनते हैं। जी। तो वो फिर दूसरा प्यार, सच्चा प्यार कब मिला? आखिरी प्यार बोलती हूँ मैं उसको। जी हाँ, आखिरी प्यार। आखिरी प्यार। मेरी लिफ्ट में मुलाकात हुई थी अपने हस्बैंड से, और मैं कहती हूँ हमेशा, कमला जी, की ज़िंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम ढूंढना बंद कर देते हैं। तो मैं इंडिया वापस तो आ गई थी, लेकिन ये सोच के आई थी कि यार अब प्यार को मारो गोली, अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। बहुत कर लिया, पछता लिए। अब मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी। और जब ये सब कुछ चल रहा था, तो एक दिन मैं लिफ्ट में घुसी, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था, एक शख्स लिफ्ट में आ गए, और आज वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे के बाप हैं। हाँ। तो आई थिंक ऐसे लाइफ में जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तब आपको समझ में आता है आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, ऊपर वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि ये लाइफ का चैप्टर 2, मुझे लगता है कि हर किसी को ये चांस खुद को देना चाहिए, मौका देना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो 100% देना चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, भले ही तुम वहीं रह जाना और अर्थी वहीं कर लो, शादी बचा लो, बच्चा हो जाने का सब सुधर जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट है रियलिटी। बच्चा होने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। मैं तब यही सोचती हूँ कि हमारी इतनी खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, इतनी खूबसूरत शादी है, उसमें बच्चा होने के बाद हम लोगों को लगा ओह माय गॉड कैसे करें, क्या करें, अच्छा तुम ये करना, मैं ये करूँगी, मम्मी आप आ जाओ हेल्प करने, नानी रख लेते हैं। सोचिए जब आप ऐसे इंसान के साथ बच्चा कर लें जिसके साथ आपकी शादी अच्छी नहीं है, तो आप खुद तो 2 दुखी लोग हैं। आप तीसरे इंसान को, बच्चे को लेकर आ रहे हो दुनिया में, उसे भी एक दुखी इंसान बनाने के लिए। तो वो तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ज़्यादती आप यही कर सकते हैं अगर आप एक ख़राब रिश्ते में एक बच्चे को लेकर आए। मैं तो कहती हूँ ख़राब रिश्ते में आपको बच्चे को लाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप बच्चे के लिए आगे की ज़िंदगी कैसे बना रहे हैं। क्योंकि जो हम होते हैं वो हम वही होते हैं हमारी चाइल्डहुड में जो हुआ होता है। हमारे शुरू के लाइफ के जो 7 से 9 साल होते हैं, उसमें 90% ऑफ हमारी सबकॉन्शियस ऑलरेडी बन जाती है। तो अगर वही आप बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, तो आप फिर क्यों उसको ज़िंदगी में, आपको अधिकार नहीं है, स्पेशली एज अ मदर आप क्यों कर रहे हैं। तो ये तो मैंने सोचा हुआ था कि जब तक मैं किसी रिश्ते में खुश नहीं होंगी, मैं बच्चा नहीं करूँगी। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने वेट किया उस सही वक्त का और सही इंसान का, जिसके साथ अभी मेरा बेटा है। जी। तो माँ बनने के बाद क्या जिंदगी में और लेखन में, दोनों में क्या बदलाव आया? लेखन का तो वक्त नहीं मिला शुरू में। बहुत बिजी चल रही थी मैं, और मुझे लगा था कि बेबी होने के बाद काम बिल्कुल स्लो हो जाएगा, और उसी समय काम ने भी पकड़ ले ली। जितने भी मेरे इंटरनेशनल शोज हुए मेरे बेटे के होने के बाद हुए हैं। क्या बात। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक बच्चा अपना सौभाग्य लेकर आता है घर में। तो वो हुआ है मेरे साथ। और चेंज क्या आया है, थोड़ा कम लिखती हूँ, लेकिन अब थोड़ा गहरा लिखती हूँ, मुझे लगता है। आप एक बार जब माँ बनते हैं, आप सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ ऊपरी तौर से ही नहीं, अंदर से सब कुछ शिफ्ट हो गया होता है आपके। तो
एक मैं तो मानती हूँ एक पुनर्जन्म होता है एक औरत का माँ बनने से। आप एक बहुत ज़्यादा सहनशील इंसान बन जाते हैं। आई थिंक जितनी सहनशीलता 2 सालों में मेरे अंदर आई है वो शायद पहले कभी नहीं आई। तो आप एक सहनशील इंसान बन जाते हैं, दूसरे माँ बाप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको अब समझ में आता है कि उन्होंने क्या क्या किया है बच्चे को पालने के लिए। मेरी मदर से मेरा रिश्ता काफ़ी अच्छा और ज़्यादा सुहाना हो गया बेटा होने के बाद से, क्योंकि उन्हें दोबारा माँ बनते हुए देखा है मैंने, नानी माँ। तो बहुत बहुत प्यारे बदलाव रहे हैं जिंदगी में। तो ये माँ पर कविता बेटे के जन्म के बाद थी? नहीं, उससे पहले, उससे काफी पहले। तो अब जो लिखी जाएगी शायद वो तो और ज्यादा भगवान जाने वो क्या होगी, बट मैं वेट कर रही हूँ कि कब कविता खुद मेरे पास आएगी। मैं बैठ के फोर्स नहीं करना चाहती कविता को। जी प्रिया जी, बहुत जल्द आपकी किताब आने वाली है जी, तो इसके बारे में बताइए कि किताब की शुरुआत या कैसे आइडिया है कि अब तो किताब लिख लेनी चाहिए? तो ये साहित्य आज तक में मैं परफॉर्म कर रही थी और वाणी प्रकाशन की जो ओनर है अदिति महेश्वरी जी, वो ऑडियंस में थी और उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और आके मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए। मैं कहा मैम ऐसे कैसे, अभी तो मैंने शुरुआत की है अपने करियर की। ये वो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें ईमेल भेजती हूँ। और उन्होंने अगले ही दिन मुझे फॉर्मल ईमेल डाला कि हम आपकी किताब प्रकाशित करना चाहते हैं, क्योंकि ये नई लहर है कविता में और उन्हें कविताएं बहुत पसंद आई थी। लेकिन मैंने उन्हें लिखा कि मुझे लगता है मैं अभी पक्की नहीं हूँ किताब के लिए, थोड़ी कच्ची हूँ अभी, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ मैं आपको ही मैसेज करूँगी। और मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे लगने लगा कि अब मौका आ गया है कि मैं किताब लिख सकती हूँ, मैंने उन्हें ईमेल वापस किया और बोला अब मैं रेडी हूँ अदिति जी, अब करते हैं। सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, बुक की अनाउंसमेंट हो गई। किताब का नाम है इश्क के 7 पड़ाव, जो सूफी इश्क के जो 7 पड़ाव होते हैं। और किताब 7 भागों में डिवाइडेड है। दिलकशी, उन्स, अकीदत, मोहब्बत, जुनून, इबादत और फिर फना, मौत। तो ये आइडिया था मेरा, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं हो गई बहुत ज़्यादा व्यस्त किताब के लिए। वक्त कभी निकाला फिर नहीं है, फिर निकाला फिर नहीं है, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर बेबी आ गया। तो ये किताब अभी कुछ दिन पहले मैंने ख़त्म की है। ऑलमोस्ट 3 साल लग गए मुझे। लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ मुझे लगता है, ऐसे मुकाम पे है, मैं कहती हूँ आखिरी मुकाम पे है, जो मुझे लगता है अब तैयार है कविता, अब किताब अब पक्की है। तो अभी कुछ ही महीनों में किताब बाहर आ जाएगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। वाह, या मुझे ऐसा लगा मैंने फिर से डिलीवरी की है। बिल्कुल, रचनाकार के लिए तो वही है ना। जी उसकी रचना वही होती और है। अदिति जी और मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जब तुम किताब मैं भेजूंगी और जब पहली बार उसे पकड़ोगी तब तुम्हें फिर से लगेगा कि तुमने डिलीवरी की है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बात सही है, बिकॉज जब आपने अपनी किताब को जन्म दिया है, सो टू स्पीक। और मैं बहुत खुश हूँ इस किताब से, और इसके बाद एक अंग्रेजी की किताब पे भी काम चल रहा है जी। तो जब वो टुकड़ों में अपनी किताब की रचना कर रहे थे, कैसे समय निकालते थे और फिर क्या चल रहा होता था उस समय दिमाग में? पहली जो कविता है, जो पहली रचना है, उसका नाम है बचपन की जिद। और वो मैं फ्लाइट पे थी फ्रॉम बॉम्बे टू देहरादून। तो पहली रचना फ्लाइट पे लिखी गई थी और जो आखिरी है वो घर पे लिखी गई है। मेरा एक छोटा रीडिंग रूम है जहाँ मैं अपना सारा लिखने का और पढ़ाई का काम करती हूँ, जो अब बच्चे का रूम बन चुका है, क्योंकि जगह जगह वहाँ पे भी खिलौने ही दिखते हैं। आखिरी कविता वहाँ लिखी गई है। तो हाँ, उसका भी एक पूरा सफ़र रहा है, अलग अलग जगहों पे। कभी होटल में लिखी है, कभी बैक स्टेज लिखी है, कभी ऐसे ही गाड़ी में सफ़र करते करते कोई आइडिया आया तो लिख ली है। उसमें मेरी कुछ पॉपुलर नज़में भी हैं, जैसे मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ, आपको वो भी मिलेगी उसमें। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, वो भी मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी कविताएं मिलेंगी जो लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, जो स्टेज के लिए नहीं पेज के लिए लिखी गई है। क्योंकि ये भी दो अलग अलग तरह की कविताएं हैं। क्या फ़र्क है स्टेज और पेज के लिए लिखने में? तो पेज के लिए जब आप कविता लिख रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कविता सुनाने में कैसी लगेगी। जब आप स्टेज के लिए लिख रहे हैं तो एक बीट पे लिख रहे होते हैं। स्पोकन वर्ड पोइट्री एक बीट पे लिखी जाती है, एक उसका केडेंस होता है, ऊपर नीचे होती है कविता। कहीं पे आप कोई चीज़ को ज़ोर से बोल रहे होते हैं, कहीं पे आप पंच लाइन को धीरे से बोल रहे होते हैं। तो इसमें एक परफॉर्मेंस, अभिनय का भी एक एस्पेक्ट है स्पोकन वर्ड पोएम में। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि स्पोकन वर्ड पोएम जो है, अगर आपकी कविता एवरेज है, आपने ठीक ठाक सी कविता लिखी है, लेकिन अगर आप उसे सुना बहुत बढ़िया तरीके से रहे हैं, लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपने एक बहुत अच्छी रचना लिखी है, बहुत अच्छी नज़्म है, बहुत अच्छी कविता है, और अगर आपको सुनाते हो ऐसे करें, लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो स्पोकन वर्ड पोइट्री में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कविता आपकी कैसी भी हो, सुनाया अच्छी तरीके से। जैसे राहत इंदौरी जी थे, जब सुनाते थे तो पूरी तरह सुनाते थे, है ना।
अगर उनके शेर आज कोई और आप या मैं सुनाए, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो उनके सुनाने में आता था, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस आ जाती है, जो मुशायरों में भी आपको दिखेगा, यू नो, उसमें भी परफॉर्मेंस इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ इट। जी जी। तो जो यूथ कविता लिखना चाहे या आपकी तरह परफॉर्म करना चाहे, उनके लिए क्या कहेंगी? आपकी क्या तैयारी हो, या जैसे कि आपने कहा कि पहले तो सरलता हो और दिल की बात जो लिखते हैं वो आए, परफॉर्मेंस जैसा आपने कहा कि वो ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तो आपको ऑन कैमरा आना ही होगा। जिस तरह हमने भी शुरुआत की साहित्य जगत में कि लिख कर नहीं, अब देख कर और बोल कर काम बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कितनी तैयारी, और वो परफॉर्मेंस के लिए क्या करें? सिर्फ इसलिए लिखिए क्योंकि आप लिखना चाहते हैं, और इसीलिए सुनाइए, बिकॉज सुनाए बिना आपसे जिया नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे ही शुरुआत की थी। जो मेरी पहली कविता थी, यू नो, वो अंग्रेज़ी वाली कविता थी, एंग्री पोएम थी। वो मैंने, यू नो, ऐसे दौर में लिखी थी जिसमें मैं सचमुच में उस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो ऐसे क्षणों में जब आप कोई कविता लिखते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट कविता होती है। तो एज अ राइटर आपका जो ईमान है वो आपका सबसे बड़ा इनाम भी है। उस ईमान को मत भूलिए, अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखें, वो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पेज के लिए लिख रहे हो, चाहे स्टेज के लिए लिख रहे हो, दूसरों को रिझाने के लिए मत लिखिए। और जो आजकल हो रहा है, इनफैक्ट मैंने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे इस बारे में बात की, मैं खुद एक यूट्यूब इंस्टाग्राम फेमस पोएट हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि आजकल लोग सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए ही लिख रहे हैं। कभी कभी मेरे साथ, मैंने भी ये किया है, और वहाँ क्या होता है, आपकी जो पोएम होती है वो बैक सीट ले लेती है, वीडियो पे आपका ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं वी ऑल, मैं हमेशा कहती हूँ, घर वापस लौटना ज़रूरी है, मेरे लिए भी, यू नो। तो मैं फिर से भी ऐसी कविता लिख रही हूँ इसमें कोई ब्रांड नहीं है, कोई शो के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि कविता लिखने का मन था, इसलिए लिखी है। अब आगे देखिए कि उसका क्या सफ़र होता है कविता का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट हम लोग चाहे कितना भी कमर्शियल हो जाए, कितने भी बड़े शोज़ कर लें, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी कला से अपने आप को, अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वापस कविता के घर में जाना ज़रूरी है। तो वो मैं हमेशा कुछ महीनों बाद अपने आप को वापस लेकर आती हूँ। हर हाल में घर लौटना घर लौटती हूँ मैं। जी, अपने ब्रांड्स की बात की, आप बहुत सारे कमर्शियल्स के लिए लिख रही हैं और फिल्मों के लिए गीत भी लिख रही हैं। जी, क्या डिफरेंस है इस राइटिंग में? और जैसे कि आपसे बात करते हुए थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे, आपने बताया कि फिल्मी गीत लिखने वाली महिलाएं कम हैं। बहुत कम है कौन? आप बताइए मुझे एक का नाम, एक शायद नाम आपको पता होगा। बिल्कुल। तो वो जगह आप उसको भरने की कोशिश कर रही हैं, कितने काम मिल रहे हैं आपको, कितने ऑफर मिल रहे हैं, और किस तरह की राइटिंग हो रही है इस समय? तो पहले तो इस बात पे बात करते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आप मुझे लिरिक्स राइटर्स के नाम बताइए इंडियन, आपके मन में कौन कौन आता है? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। फीमेल ऑनेस्टली गाने कौन कौन लिखता है? सारे मेल ही लिख रहे हैं। नाम बताइए मुझे। गुलजार जावेद साहब जी, सारे, सोनम किरकिरे, इरशाद कामिल, है ना, मनोज मुंतशिर। एक भी औरत का नाम आपके जहन में आएगा? मुझे याद है, एक दो हैं, यू नो, कौसर मुनीर है जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने लिखे हैं। अनवीता दत्त है जो खुद डायरेक्टर भी हैं लेकिन लिखती भी हैं, लेकिन उनका नाम हम लोगों के जहन में आता ही नहीं है। तो मैंने सोचना शुरू किया, ऐसा क्यों है? जो फीमेल पर्सपेक्टिव के गाने हैं वो भी मेल्स लिख रहे हैं, अगेन जिसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स फिक्शन राइटिंग, राइट। इनफैक्ट गुलजार साहब तो मुझे लगता है औरतों के को इतने अच्छे से समझते हैं कि जब वो लिखते हैं ऐसा लगता है कि अरे इन्हें कैसे पता मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है ना। इट्स अ फेमिनिन पीस ऑफ राइटिंग, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गैप है मार्केट में, एंड देयर शुड बी मोर वुमेन राइटिंग। हम इतनी सारी यू नो लेडीज़ हैं जो कविताएं लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं। गाने लिखना एक अलग टाइप का स्किल है क्योंकि आपको मीटर पे लिखना पड़ता है, जो मैं खुद भी सीख रही हूँ एट दिस मोमेंट इन टाइम। बट कहीं ना कहीं इट विल बी नाइस अगर औरतें भी गाने, जैसे गायिकाएँ हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, यू नो, लता मंगेशकर जी थी, आशा जी थी, जब इतनी सारी, सुनीति चौहान जी हैं, इतनी सारी जो फीमेल सिंगर्स हैं, तो फीमेल लिरिसिस्ट्स क्यों नहीं हैं? इस सवाल का मुझे जवाब मिला नहीं है। तो मेरा सवाल अभी भी ये उठा हुआ है कि ऐसा क्यों है, और कहीं ना कहीं उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश है मेरी। आगे देखिए क्या होता है। तो आपने लिखना शुरू किया है? जी, अभी अधूरा नाम का एक गाना मैंने लिखा है जो पैपॉन ने गाया है। बंटिक्की नाम की एक फिल्म आ रही है उसके लिए, और अभी एक अमेज़ॉन प्राइम पे सीरीज आई थी कॉल्ड बिग गर्ल्स डोंट क्राई, नित्या मेहरा जी की, तो उसका भी एक गाना है परिंदा जो मैंने लिखा है।
वाह जी। जब कमर्शियल के लिए लिखते हैं तो किस तरह की डिमांड होती है और किस तरह की राइटिंग, अगेन मैं पूछूंगी क्या फ़र्क होता है? ब्रांड्स के लिए जब आप लिख रहे होते हैं डिपेंड करता है कि कैसा ब्रांड आपके पास आया है। कई बार ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं अरे प्रिया जी हम आपको इसलिए आपसे लिखवा रहे हैं क्योंकि हमें आपकी लिखाई बहुत पसंद है, तो आप अपने तरीके से लिखिए। खुली छूट होती है आप पे, आप लिखते हैं उन्हें पसंद आता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो हम कर देते हैं, यू नो, एंड आगे जाके पोएम या तो मैं पढ़ देती हूँ या एड में यूज़ कर लेते हैं या जो भी चीज़ है वो आगे हो जाती है। बट कई बार आप ऐसे ब्रांड से मिलते हैं जो बहुत सोच समझ के आते हैं कि हमें तो ये नाम यहाँ चाहिए अपने ब्रांड का, ऐसी पोएम होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है तो 60 सेकंड्स की पोएम होनी चाहिए। तो उसमें कभी कभी मेरी डिबेट हो जाती है ब्रांड के साथ, बिकॉज कभी कभी ब्रांड्स कहते हैं 30 सेकंड्स की पोएम चाहिए हमें। 30 सेकंड्स में मैं आपको एक ख्याल भी पूरा नहीं कर सकती, है ना। तो कभी कभी ये बात मेरी होती है ब्रांड से कि आप थोड़ा मुझे लीवे दीजिए, अगर आप मेरे पास आए हैं किसी रीज़न से आए होंगे, मुझे इतने पैसे के पे कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कोई रीज़न होगा, तो मुझे उसको जस्टिफाई करने दीजिए आपके लिए। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखूंगी या अपना नाम ऐसी चीज़ के साथ नहीं जोड़ूंगी जो चीज़ अच्छी नहीं लिखी गई है। तो थोड़ा मुझ पे विश्वास रखिए। तो मैं वन ऑफ दोज पोइट्स हूँ जो जाके बात डायरेक्ट करती है ब्रांड से। मैं डायरेक्ट एजेंसी को बोलती हूँ कि मेरी ब्रांड से बात करवाएं, और फिर मिलजुल के हम लोग जो प्रोडक्ट आगे आता है, कई बार ऐसा आता है जिससे मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, कई बार ऐसा आता है जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं, तो मैं कहती हूँ ठीक है भैया हमारा काम हो गया। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि आपसे कौन लिखवा रहा है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया और ये प्रेशर होता है, क्या राइटर्स पे भी प्रेशर होता है कि भाई आपकी पहले वो टीजर जो कहते हैं, शो से पहले टीजर आ जाए और वो बहुत कैची होना चाहिए, नहीं तो वो प्रेशर है राइटर पे? बहुत ज़्यादा आजकल हर चीज़ पहले 3 सेकंड्स में एक हुक होना चाहिए, हर चीज़ थोड़ी बड़ी लगनी चाहिए। अगर आपने 500 लोगों का शो किया है 5000 दिखने चाहिए उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। राइटर्स पे क्या, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे इस बारे में बात की कि मैं जब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने स्पोकन वर्ड पोइट्री सुनाना शुरू किया था, तो हम बहुत पर्सनल बातों के बारे में बात करते थे। यू नो, लाइक मेरी भी जो कविता है, व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी, देन देयर वाज दिस पोएम कॉल्ड द राइट टू प्लेजर, जो औरतों के बारे में थी कि हमें अपनी बॉडी पे और अपनी पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो मेरी हिंदी कविता थी इश्क का चैनल, वो सारी मतलब पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। इवन मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए 2019 में 1999, ये सब पर्सनल लाइफ से। जब मैं करण से मिली थी तब ये कविता आई थी, फिर ये वाली आई थी, जब ब्रेकअप हुआ था उससे पहले तब ये कविता आई थी। तो मेरी जिंदगी की जर्नी जुड़ी हुई है कविताओं से। आजकल वो बदल गया है। आजकल जो नए दौर के भी जो लोग हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग कविताएं लिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी इसलिए अपनी लाइफ के बारे में लिखें, अपनी पर्सनल चीज़ें लिखें। इसलिए ना लिखें कि इंस्टाग्राम पे फेमस होगी या नहीं, या ये यूट्यूब पे वायरल जाएगी क्या नहीं। अगर जानी होगी जाएगी, बट उसको ध्यान में रखते हुए मत लिखिए। मैं बस ये कहती हूँ। और मेरी हर किसी को यही एडवाइस होती है, खुद को भी। जहाँ मुझे लगता है मैं रास्ता भटक रही हूँ, एज यू नो, मैं घर वापस आ जाती हूँ। जैसे आपने कहा कि मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, जी। तो ये कब लिखी गई, और क्या, जैसे अपने हमेशा मन की बात लिखती हैं, जी जी तो कब लिखी है? जी, मन की बात आ ही जाता है कहीं ना कहीं हमारे बीच। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 2017 में अपने हस्बैंड से मिली थी लिफ्ट में। और वो हमेशा मुझसे पूछा करते थे, तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? तो मैंने एक दिन एक कविता लिखी कि मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। और आज 4 लाख लोग जानते हैं कि मैं उस एक इंसान से क्या चाहती थी। और ये कविता भी सूफी इश्क के बारे में ही बात करती है, कैसे प्यार एक पड़ाव है इश्क का। यू नो, प्यार पहले होता है, इश्क बाद में जाके होता है, बीच में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जब ये कविता मैंने लिखी थी, या तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, या लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, प्यार हिंदी है इश्क उर्दू है, इसका क्या मतलब है? और अलग अलग तरह की चीज़ें भी लिखना शुरू किया था। मीम्स बना दी थी लोगों ने। जिन लोगों को एक कविता नहीं पसंद आई थी, उन्होंने इस कविता को ज़्यादा फेमस कर दिया था, क्योंकि वो पूरे दिन ऑनलाइन इसी के बारे में बात करते थे। उसके बाद मैंने इस कविता का दूसरा पार्ट लिखा, जिसका नाम है इश्क है, और वहीं से फिर मेरे शो का नाम आया इश्क है। तो इस कविता का भी एक अपना सफ़र रहा है, और बहुत ही अनूठा सफ़र रहा है। ये मैं जावेद साहब को भी सुना चुकी हूँ। रेख्ता पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जावेद साहब बहुत अप्रिशिएट करते हैं नए राइटर्स को। हाँ, वो उनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो वो जानते थे प्यार और इश्क में क्या फ़र्क होता है, बिकॉज यू नो, उन्होंने इस बारे में बात भी की हुई अपने इंटरव्यूज़ में।
तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया। उन्हें बहुत पसंद आई थी कविता। एक उन्हें ग्रामेटिकल एरर लगा था जो उन्होंने मेरा फिक्स किया था, और उसके बाद से अब जब मैं वो कविता सुनाती हूँ मैं उसको फिक्स्ड वर्जन सुनाती हूँ। तो जी, मैंने बीच में एक जगह अल्फाजो बोल दिया था। हाँ। तो उन्होंने कहा था अल्फाजो नहीं, प्लूरल में भी अल्फाज होगा प्रिया जी, और उन्होंने कहा ये चीज़ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। उनका बस आप वो ठीक कर लीजिए, हाँ। बाकी सब बहुत बढ़िया है। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं अल्फाज ही बोलती हूँ, मैं अल्फाजो बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन जो यूट्यूब पे वर्जन गया था, जो पहली बार मैंने लिखी थी, उसमें अल्फाजो है आज भी। तो उस कविता को मैं कहूँगी जावेद साहब ने ठीक किया है। हाँ। जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। बिल्कुल। जी जी। आपने बड़ों की बात की, हमारे कुछ सीनियर राइटर्स आप जैसे राइटर्स के लिए कहते हैं कि बस आ जाते हैं अच्छा चेहरा लेकर और बस कुछ कविताएं होती नहीं और बस फेमस हो जाते हैं। जी। उनका कहना होता है कि जब आप लिख रहे होते हो तो वो क्लिष्ट भाषा हो या थोड़ा, आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है? कभी आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिली? जी जी, बहुत सुनने को मिला है क्रिटिसिज्म, स्पेशली जब रेखता में मुझे पहली बार इनवाइट किया गया था। तो एक पूरा एक समूह था जो चाहता था मैं रेखता में ना हूँ। उन्हें लगा कि हम प्योर उर्दू वाली लोग बात करते हैं, इनको क्यों बुला लिया है स्पोकन वर्ड पोइट्री वालों को। बट रेखता टीम को मैं बहुत क्रेडिट दूंगी, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। मैं 2 बार रेखता कर चुकी हूँ। ये क्रिटिसिज्म काफ़ी आता है, स्पेशली हमारे नए दौर की कविता में। स्पोकन वर्ड पोइट्री, नसरी नज़्में हम लिखते हैं जिसे कहा जाता है, जो उर्दू समाज है उनकी तरफ से आता है कि आप बहर में नहीं लिखते, क्योंकि शेर व शायरी हमेशा बहर में लिखी जाती है। और ऐसा नहीं कि मुझे बहर में लिखना आता नहीं है। मैं अभी भी कहूँगी मैं उसे सीख रही हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लिख पाती हूँ बहर में। मुझे पसंद नहीं है, मुझे नसरी नज़्में ज़्यादा पसंद है। और हिंदी जो समाज है वहाँ से आता है क्रिटिसिज्म कि हम स्पष्ट हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज की बातचीत में भी हम स्पष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे। और मेरे हिसाब से कला वो है जो लोगों तक पहुँचे जी। और लोगों तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है सरल होना, सहज होना। निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक बार अमीर खुसरो गए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है, मेरी जो कविताएं हैं, जो नज़्में हैं, वो आवाम तक पहुँचे। और निज़ामुद्दीन औलिया ने एक ही बात कही थी, सरल लिखो। सरल लिखोगे तो आपकी बात हर किसी के पास पहुंचेगी। आज के दौर में कविताएं फेमस इसलिए हुई हैं क्योंकि व्हाट्सएप तक पहुंच गई हैं जी। मेरे पास एक बार एक कमेंट आया था जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। उसने कहा था ना गुलजार से सीखी ना गालिब से, अगर सीखा है मैंने तो प्रिया मलिक की कविताओं से, समथिंग लाइक दैट। एंड वो कोई छोटी ही बच्ची थी 14-15 साल की, और उसने मुझे बहुत लंबा लेटर लिखा था। उसने कहा था मेरा तो पोइट्री में मेरी कोई रुचि ही नहीं थी। स्कूल में अगर कोई मुझे बोलता था पोइट्री पढ़ने को, मैं दूर भागती थी। आज मैं आपके शो का वेट कर रही हूँ अपने शहर में। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई एक रेवोल्यूशन लेकर आई हूँ। आई एम श्योर पोइट्स हैं हमारे उस दौर में जो ये भी कह रहे होंगे, बट बात ये नहीं है। बात ये है कि जब आप चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, कला, तो वो चीज़ और ज़्यादा निखरने लगती है। तो अगर एक भी ऐसा बच्चा है जो पहले पोइट्री पसंद नहीं करता था लेकिन आज पसंद करता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने क्लासिक राइटर्स को पढ़ा है। अगर आप मुझसे पूछें कि हमारे टाइम में स्पोकन वर्ड पोइट्री कोई नहीं करा था, कोई भी माइक पे आके कविताएं नहीं सुनाता था। इनफैक्ट अमृता प्रीतम जी को मैंने इतनी लेट लाइफ में डिस्कवर किया, बिकॉज हिंदी लिटरेचर में उनका नाम नहीं आता था। हिंदी लिटरेचर में वही निराला, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, यही नाम होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उनको ज़्यादा पढ़ा है, मनु भंडारी, तो वो पढ़े हैं मैंने लोग। और मैंने क्लासिक लिटरेचर को भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आई थिंक क्लासिक लिटरेचर अच्छी है एक फाउंडेशन बनाने के लिए, लेकिन आगे आप उस पर क्या बनाना चाहते हैं वो आप पे होना चाहिए, स्पेशली आज के दौर में। बिल्कुल। तो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आपने शेयर किया था कि एक बच्ची स्कूल में आपकी पोइट्री सुना रही थी। जी जी जी। तो वो क्या था, मतलब बहुत प्यारा वीडियो था जी। मेरे लिए एक पूरी फुल सर्कल मोमेंट थी। तो जब मैं छोटी थी स्कूल में, तो मैं जाके दूसरे कवियों की कविताएं स्टेज पे सुनाती थी। एक कविता है बसंती हवा, आई डोंट नो आपने सुनी है कि नहीं, बहुत फेमस कविता है। तो वो है, मैं हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, समथिंग समथिंग ऐसे आके। और मैं उस टाइम 11-12 साल की थी, और स्टेज पे जाके मैंने पूरे एनिमेटेड ऐसे सुनाई थी, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। मेरे टीचर्स ने बाद में कहा तो उन्हें गर्दन और हाथ बहुत हिलाती हो। और आज मेरे बारे में वही चीज़ फेमस है कि गर्दन और लोगों को अच्छा लगता है। और फिर एक टीचर मेरा शो देखने आई, इश्क है, मैं NCPA पे परफॉर्म कर रही थी, और शो के बाद उन्होंने कहा मैं बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे दिखाया एक 11-12 साल की लड़की जो स्टेज पे खड़ी है और कहती है, तुम
मुंबई हो, तुम वो शहर हो जिसके, और मैं देख के मुझे लगा कि अगर कुछ कमाया है ज़िंदगी में तो वो ये है, ये मोमेंट। आज कोई बच्चा मेरी ही तरह मेरी कविता स्टेज पर पूरे हाथ उठा के, एंड द फनी पार्ट इज़ कि वो बच्ची ने उस वीडियो पे एक जगह में कविता थोड़ी सी भूल गई थी, तो उसमें बीच में मेरा थोड़ा सा पॉज है, उसने वो पॉज भी रखा है अपनी परफॉर्मेंस में। अब अच्छा लगता है देख के कि आगे वाली पीढ़ी हमारा काम सुना रही है, लेकिन मुझे बहुत अजीब भी महसूस हुआ, बिकॉज मैं कभी कभी सोचती थी यार हम क्या ही कर रहे हैं, हम तो बस यूट्यूब पे पोएम सुना रहे हैं। तो ये देखकर कि स्कूल के बच्चे आज उन पोएम्स को अपने एनुअल फंक्शन पे सुना रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। इतना अच्छा तो मुझे यूके टूर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में सबसे बड़ा शो, ये सब करके भी नहीं लगा जितना मुझे वो वीडियो देख के लगा था कमला जी। जिम्मेदारी बढ़ने का एहसास हुआ? हुआ लगा कि कुछ तो कर रहे हैं आगे की जनरेशन के लिए, और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। ये पावर है राइटिंग की। और किताब लिखना इसमें एक बहुत ज़रूरी बात थी, राइट, क्योंकि आप यूट्यूब पे जितना भी लिखें वो उन लोगों तक जाएगा जो यूट्यूब देखते हैं। किताब पढ़ने वाला भी एक सेक्शन है आज की सोसाइटी में, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और किताब कभी भी कमर्शियल रीजन से नहीं लिखी जाती, यू नो। हिंदी की आपको पता है हिंदी की किताबें कितनी ही बिकती हैं और क्या ही अमाउंट पे बिकती हैं, ये बात भी है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मैं किताब में भी ये कविताएं लिख के छोड़ के जाऊँ। तो जैसे आपने कहा कि हिंदी कितनी ही पढ़ी जाती है और कितनी ही कीमत में पढ़ी जाती है, फ़र्क आ रहा है हिंदी राइटर्स को, जो हम बात कह लें कि उनके मेहनताना में, जो नए राइटर्स हैं, आप जैसे राइटर्स। सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक इवन कुमार विश्वास जी, वो बहुत बड़ी एक क्रांति मैं तो बोलूँगी लेकर आए हैं हिंदी लिटरेचर में। उन्होंने ये बताया लोगों को कि भाई ये हक है आपका। जी, जो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक ऐसे भी राइटर्स हैं, यू नो, मनोज मुंतशिर जी फॉर दैट मैटर, जो हिंदी लिटरेचर को एक बहुत बड़े पैमाने पे स्टेज पे और पेज पे दोनों लेकर आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने भी अपने अपने यू नो छोटे छोटे योगदान दिए हैं उसमें। लेकिन मुझे औरतों को ये करते हुए देख के सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे भी सर्किट में, यू नो, मैं हूँ, हेली शाह है, वनिका है, नायाब है, फिरदौस है, तो आंचल अनीता धारा है, अभी वो नई आई हैं। तो मुझे इन लोगों को देख के भी अच्छा लगता है कि मतलब मैं ऐसे ग्रुप की दीदी हूँ, मम्मी हूँ और ये लोग सब कर रहे हैं काम, तो मुझे अच्छा लगता है इन लोगों को काम करते हुए देखकर। आपने इतनी सारी महिला लेखकों की बात की, रचनाकारों की, हर जगह ऐसा होता है कि भेदभाव होता है महिलाओं को। थोड़ा पीछे से हम अभी फिल्मों की बात करें कि हमारे पास फिल्म में गीत लिखने वाली महिलाएं क्यों नहीं, क्या यहाँ लेखन के क्षेत्र में या मंच पर भी ऐसा होता है कहीं कि महिलाओं को अपने लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या भेदभाव होता है? अच्छा, स्पोकन वर्ड नहीं, एक्चुअली स्पोकन वर्ड पोइट्री में ऑपोजिट है। हम औरतें ज़्यादा कर रही हैं। वाह। हाँ, यू नो, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ज़्यादा कर भी रही हैं, ज़्यादा काम भी हम कर रहे हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंसेस भी हम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपसे मेल पोएट्स अभी स्पोकन वर्ड वाले पूछूं तो आपको शायद कम नाम पता होंगे, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड शायद इसीलिए ये सवाल मेरा उठा लिरिक्स राइटिंग की तरफ, क्योंकि जितने भी लिरिक्स राइटर्स हैं वो है तो पोएट्स ही ना। जावेद साहब भी पोएट हैं, गुलजार साहब भी पोएट हैं, जो उसकी फाउंडेशन है वो पोइट्री ही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी ये जो हम लोग स्पोकन वर्ड पोएट्स हैं, हमें भी मौका मिले लिरिक्स लिखने का। वही मैं मौका मिले की बात, जो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मौका मिले, मौका लिया जाए। मौका लिया नहीं जा सकता, मौका तो हमेशा मिलता ही है, मिलेगा, और मिलना चाहिए वाली बात हो सकती है। बट हाँ, आप जबरदस्ती तो किसी से लिखवा नहीं सकते गाना कि नहीं आप मुझसे ही लिखवाइए। आई थिंक, यू नो, कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत इसमें एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट लेकर आती है। लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे नए राइटर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जैसे राजशेखर जी ने अभी वो लिखा था ऐसे क्यों, है ना, कितना प्यारा गाना लिखा था। तो मुझे ऐसे नए लोगों को आते हुए देखकर भी अच्छा लगता है, यू नो, कोई नया आ रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है। पहली बार किसी गाने में ज़ाफ़रान शब्द सुना है मैंने, तो अच्छा लगता है नए लोग आते हैं। तो ये स्पोकन वर्ड्स के बारे में थोड़े बताइए, जो नए रचनाकार आना चाहें, किस तरह ये काम करता है, या किस तरह की कम्युनिटी, जो आपने भी इतने सारे नाम बताए, कैसे काम करता है ये? तो स्टार्ट लोग ओपन माइक से ही करते हैं। ओपन माइक पोइट्री पे जाके अपनी कविताएं सुनाते हैं, और कविताएं जब वायरल हो जाती हैं तो वो और कविताएं सुनाते हैं। ये मत सोचिए कि आप एक कविता वायरल होने से रुक जाएंगे और वहीं से आप सब कुछ बन जाएंगे, जो बहुत लोग आजकल सोचते हैं और करते हैं। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं 10 साल से परफॉर्म कर रही हूँ, 10 साल से लिख रही हूँ, और लगातार चाहे कितनी भी बिजी हूँ जाके अपने लिए ज़रूर लिखती हूँ।
तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें सोशल मीडिया और यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है जिसको मैं नहीं डिनाई कर सकती, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक कम्युनिटी भी अब बन गई है, काफ़ी प्रोफेशनल कम्युनिटी बनी हुई है, स्पेशली बॉम्बे में। यू नो, अनरेज पोइट्री है, स्पिल पोइट्री है, कॉम्यून है, टेप टेल है, तो काफ़ी सारे ये चैनल्स हैं जो हमारी कविताओं को अपने यूट्यूब पे डालते हैं। बहुत सारे पोइट्स के अपने खुद के चैनल्स भी हैं। तो दिस इज़ द वे द सिस्टम वर्क्स। तो पार्टिसिपेशन के लिए किस तरह का प्रोसेस होता है इसमें? पार्टिसिपेशन के लिए आप किसी भी जैसे हैबिटेट में जाके आप कविताएं सुना दें, एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है कहीं कहीं। अब मैं बहुत कम ओपन माइक्स वगैरह पे जाती हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि क्या चेंजेस हो गए हैं, लेकिन आई एम श्योर कुछ चेंजेस हुए हैं। पर बहुत आसान तरीका है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अपनी कविताएं डालें, आगे देखिए क्या होता है। हाँ, तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि किताब से आपको थोड़ा डिजिटल मीडिया की तरफ आना पड़ेगा, और अगर आप अच्छे लेखक हैं तो आपको ढूंढ लिया जाएगा। आई होप। मैं ऐसे बहुत अच्छे लेखकों को जानती हूँ जिन्हें नहीं कभी ढूंढा गया। हमारे स्पोकन वर्ड में भी मुझसे बेहतर बहुत स्पोकन वर्ड पोइट्स हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी पोइम्स कभी वायरल गई ही नहीं है। मेरे एक बहुत पसंदीदा स्पोकन वर्ड पोइट है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रमनीक सिंह। अगर आप यूट्यूब पे कभी उनका काम देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। वो इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी वायरल नहीं हुए। बट उनकी कविताएं, एक उनकी कविता है चींटियाँ, एक उनकी कविता है पाजी, वो आज भी मेरे जहन में है क्योंकि वो इतनी प्यारी कविता है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मुझे लगता है ठीक हैं, लेकिन बहुत बहुत वायरल भी हुए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं टैलेंट एंड लक दोनों का साथ है इसमें। अगर आप, और ये हर आर्ट फॉर्म में है। मैं ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स से मिली हूँ जिनके पास सालों सालों से काम नहीं है, जिनको कभी लाइमलाइट नहीं मिली, कभी कोई फिल्म नहीं मिली, कभी कोई सीरियल नहीं मिला। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो आपको मुझे देखने लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन बहुत आगे बढ़े हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू आर्ट, टैलेंट और लक, आप ये दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है। जो भी कोई इन चीज़ों में फेमस हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनके पास कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें काम करी हैं। भाग्य भी काम किया है और आपकी अपनी काबिलियत भी काम की है। प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खास करके आपका इश्क है शो जो इतना पॉपुलर हुआ और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक बेंचमार्क है कि ऐसे लिखा जा सकता है, और इस तरह सादगी से लिखकर घर लौटकर बहुत अच्छा लिखा जा सकता है और इस तरह कामयाबी पाई जा सकती है। आपके साथ बैठकर, आपके साथ चाय पीकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी चाय नहीं पी है? हाँ, तो ये जाते जाते आपके लिए चंद लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आज के अखबार की सबसे अच्छी खबर हो तुम, क्या बात। जो अच्छी खबर के इंतजार में है उनके लिए सब्र हो तुम, दिन चढ़ने का हल्ला और शोर हो तुम, उड़ती पतंग की लहराती हुई डोर हो तुम, नीम ख्वाबी में उगते हुए सूरज की लाली हो तुम। मेरी सुबह की चाय की पहली क्या बात है, प्याली हो तुम। वाह, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ तो मुझे मेरे इश्क के दौर में भी नहीं मिली। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।